नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला गोस्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैंने ऐसा प्रयास करने का सोचा जिससे कि हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा सरलता एवं सहजता के साथ विद्यार्थियों तक पहुँचे और विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी और आप सभी के लिए यह उपयोगी साबित होगी। तो आज मैं अपने इस चैनल के द्वारा जिस विषय की शुरुआत करने जा रही हूँ वह है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र का। आज का यह टॉपिक नेट जेआरएफ, एलटी, लेक्चरर, एमए आदि के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा शब्द कैसे बना, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूप, भाषा की प्रकृति या उसका स्वभाव या उसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। भास धातु का अर्थ होता है कहना। अब आखिर भास धातु से भाषा शब्द कैसे बना यह भी जानना जरूरी है। यहाँ भाषा शब्द में जैसे दो प्रत्यय दिखाए गए हैं। जैसे भास में अंग प्रत्यय है जिसमें अ शेष रहता है और दूसरा प्रत्यय टाप प्रत्यय है जिसमें आ शेष रहता है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि टाप प्रत्यय में से आ कैसे बचा, क्योंकि जो हलंत वर्ण होते हैं वह लुप्त हो जाता है और टाप प्रत्यय में से यदि स्वर निकाल दिया जाए तो ट लुप्त हो जाता है और शेष रहता है आ। अब इन दोनों प्रत्ययों के योग से भाषा शब्द कैसे बनता है वह भी हम देख लेते हैं। देखिए, मूल धातु है भास, इसके बाद इसमें प्रत्यय लगा अंग, अंग में से शेष रहा ओ, अतः जो भास में सौ आधा है यह ओ से मिलकर क्या बन गया, भास, अर्थात पूरा सौ। अब भास में टाप प्रत्यय लगा जिसमें शेष रहा आ, यह आप भास से जुड़ा तो क्या बन गया, भाषा। इस प्रकार भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। अब यह स्पष्ट हो गया कि भाषा का सामान्य अर्थ हुआ जो कहा जाए या बोला जाए। अब बात करते हैं भाषा वास्तव में है क्या। क्या है भाषा? भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है। विचार विनिमय क्या होता है? अर्थात हम किसी से कोई बात कहते हैं, वो हमारी बात सुनता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपने विचार व्यक्त करता है। तो यही जो विचारों का आदान प्रदान होता है वही क्या है, विचार विनिमय है। दोस्तों सोचो, यदि हमारे पास भाषा नहीं हो तो हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा। किस प्रकार हम अपनी भावनाओं को एवं विचारों को व्यक्त करेंगे। प्रश्न अब यह उठता है कि विचार विनिमय तो ठीक है, कई बार हम संकेत से भी विचार विनिमय करते हैं। जैसे कई बार हम हाथ से इशारा करके किसी को रोकते हैं, जैसे मेहमान दरवाजे की घंटी बजाकर हमें सूचित करते हैं और हम इन सभी संकेतों को ग्रहण करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, हाथ से इशारा करके संकेत करता है। और जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, ये क्या है, एक संकेत का माध्यम है। तो अब क्या हम इसी को भाषा कहेंगे? हमारा जवाब होगा नहीं। तो क्यों संकेत भाषा नहीं है? क्योंकि इसमें कर्णेंद्रियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अर्थात इसे संकेतों के द्वारा प्रकट तो किया जा रहा है, लेकिन जो संकेतों को ग्रहण कर रहा है वह सुनकर ग्रहण नहीं कर रहा है। इस पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो परिभाषा दी है
वो इस प्रकार से है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं, भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन या विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और न ही हम उसे लेते हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं। तो भाषा क्या है? किसे कहते हैं भोलानाथ तिवारी भाषा? भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों की बोली को ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब इसी में प्लेटो ने अपने सोफिस्ट नामक ग्रंथ में भाषा को परिभाषित किया है। प्लेटो का कहना है कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी है। प्लेटो ने भाषा किसे कहा है? वह विचार जो ध्वनि के रूप में हमारे होठों से प्रकट होते हैं, तो वो क्या है? भाषा है। अभी तक हमने जो देखा उसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकला कि जो भाषा है वह क्या है? जो वक्ता अर्थात बोलने वाले के विचारों से प्रकट हो और सुनने वाला उसे सुनकर अपने कर्णेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करे, वही क्या है? वही क्या है? भाषा है। अब इसमें आगे जैसे निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अव्ययों से, उच्चारण अव्यय अर्थात मुख से निकली हुई ध्वनि का समूह है। क्या है भाषा? हमारे मुख से निकले हुए ध्वनियों का समूह है। भाषा की ध्वनि समष्टि सार्थक होती है तथा श्रोता को एक निश्चित अर्थ का बोध कराती है। अर्थात भाषा क्या है? निश्चित प्रयत्नों के द्वारा मुख से निकली सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जो वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है। अब भाषा के अनेक रूपों में हमारे सामने आती है भाषा। भाषा के विविध रूपों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे बोली, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। बात करते हैं बोली, जिसकी लिपि न हो और जो जनसाधारण के द्वारा बोली जाए। लेकिन जब यही बोली की अपनी लिपि बन जाती है तो वह साहित्य में उपयोग होने लग जाती है। जैसे ब्रज होगी, अवधी आदि ऐसी कई बोलियां हैं जिनमें साहित्य भी लिखा जाता है। और अब बात करते हैं परिनिष्ठित भाषा, जो व्याकरण के नियमों में बधी हो और जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता हो, वह क्या है? परिनिष्ठित भाषा है। राष्ट्रभाषा, जो राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर व्यापक रूप धारण कर ले, वह क्या है? राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, जो देश के प्रशासनिक कार्यवाही में प्रयुक्त होती है या प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। अब बात करते हैं भाषा की प्रकृति। अब हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति, विशेषताएं या स्वभाव के बारे में। सर्वप्रथम भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का कोशगत अर्थ है ऐच्छिक, स्वतः स्फूर्त, स्वतंत्र। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के इस शब्द यादृच्छिक का सरल अर्थ किया है माना हुआ, अर्थात हम अपनी इच्छा के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे भोलानाथ तिवारी कहते हैं, यहाँ माना हुआ का अर्थ है यूं ही बिना किसी तर्क, नियम या कारण के जिसे मान लिया जाए। उन्होंने उदाहरण दिए हैं, संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। यदि सभी भाषाओं में एक शब्द के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया जाता तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं नहीं होती, 3000 भाषाएं नहीं बोली जाती। अगर प्रत्येक भाषा में एक शब्द के लिए सभी भाषाओं में एक ही शब्द का उपयोग होता तो इतनी भाषाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरा है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्थात यह क्या है? वह संपत्ति जो हमें, पैतृक का अर्थ है कि वह संपत्ति जो हमें विरासत में मिलती है, क्योंकि हम जिस परिवेश में जन्म लेते हैं उस भाषा को ही सीखते हैं।
इसीलिए क्या है, हमें ये किसी विरासत में नहीं मिलती, इसीलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला है भाषा अर्जित संपत्ति होती है, अर्थात हम अपने परिवेश से भाषा का अर्जन करते हैं या सीखते हैं। कोई भी बच्चा माँ के गर्भ से कोई भी भाषा सीखकर नहीं आता है। अगला है भाषा आद्यंत एक सामाजिक वस्तु है, अर्थात वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक समय तक भाषा क्या है, समाज में ही है और सामाजिक वस्तु है। अगला है भाषा परंपरा है, अर्थात व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात स्वयं कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को नहीं बना सकता है। अगला है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, हम उसे सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा हम उसे समाज में सीखते हैं। अगला है भाषा चिर परिवर्तनशील है, अर्थात अनंत काल से भाषा का स्वरूप परिवर्तित होते रहता है। हर क्षण परिवर्तित होने का ही परिणाम है कि हम संस्कृत भाषा से खड़ी बोली तक पहुंच गए हैं। अगला है भाषा का कोई अंतिम रूप भी नहीं होता और यह क्या है, निरंतर विकासमान होती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव भाषा में होते रहते हैं या परिवर्तित होती रहती है, लेकिन अंतिम स्थिति में कभी भी नहीं आती। अगला है भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, अर्थात अगर भाषा की भौगोलिक सीमा नहीं होती तो विश्व में भी सबकी एक जैसी भाषा होती, अर्थात सभी की अलग अलग भाषाएं हैं, अर्थात प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। अगला है भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक सीमा अर्थात जैसे वैदिक काल की भाषा को एक सीमा में बांटा गया, लौकिक भाषा को एक सीमा में बांटा गया, पाली भाषा की अलग सीमा है, अपभ्रंश की अलग सीमा है और खड़ी बोली की अलग सीमा है, अर्थात प्रत्येक भाषा की क्या होती है, ऐतिहासिक सीमा होती है। और भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। भाषा कठिन से सरल की ओर कैसे जाती है, भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल नहीं होती तो आज तक सब भाषा वैदिक संस्कृत में ही होती, खड़ी बोली तक नहीं आ पाती। अगर कठिन से सरल की ओर नहीं जाती तो वैदिक संस्कृत की तरह ही आज हमारी भाषा कठिन होती, खड़ी बोली तक नहीं पहुंच पाती। और अगला है भाषा में सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता कैसे होती है, क्योंकि उसमें नई नई भाषाओं के शब्दों को सीखने की सामर्थ्य है, अलग अलग भाषाओं को सीखने की शक्ति है। जैसे हम एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को कई भाषाओं में बोल सकते हैं। जैसे अगर हमारा मित्र कोई हमसे मिलने आ रहा है और वो देर करता है आने में, तो हम उसे एक ही वाक्य कई तरह से बोल सकते हैं। जैसे पहला हम बोल सकते हैं कि आप बड़ी जल्दी आ गए, दूसरा हम कह सकते हैं थोड़ी और देर लगा देते, तीसरा हम कह सकते हैं कि इतनी देर क्यों लगा दी। एक ही वाक्य को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। और अगला है भाषा अनेक निरर्थक और सार्थक इकाइयों से मिलकर बनी है। निरर्थक और सार्थक इकाई मतलब जैसे ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। ध्वनि और वर्ण तो क्या होंगे, निरर्थक होंगे, जैसे अ, जैसे क, इनका क्या है, कोई अर्थ नहीं है। वही शब्द होगी, वाक्य होगी, क्या है, एक सार्थक इकाई है। जैसे अगर हमने लिखा पानी, ठीक है, पानी शब्द का क्या है, अर्थ, कुछ ना कुछ अर्थ है। किसी वस्तु, किसी पदार्थ के लिए पानी शब्द यूज किया जाता है, पानी कहते ही हम उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी पानी को प, आ, न, ई करके परिवर्तित करते, उसका विच्छेद कर दे, संधि विच्छेद कर दें, तो उसका अलग अलग रूप में कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगला है भाषा अंतरणशील होती है, अर्थात भाषा क्या है, भाषा में यह क्षमता है कि वह भूत भविष्य से संबंधित विचारों को ग्रहण कर लेती है। भाषा क्या करती है, भूत, भविष्य और वर्तमान सभी से संबंधित विचारों को ग्रहण कर लेती है।
तो दोस्तों, आज हमने देखा भाषा शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, रूप एवं विशेषताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह सामग्री आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि मेरा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें एवं शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।